वेलकम टू इकोनॉमिक क्लास। आज हम हेक्सर ओलिन सिद्धांत को पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में हेक्सर ओलिन ने एक सिद्धांत दिया था। इसे हम आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं, मॉडर्न थियरी भी कहते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड का मॉडर्न थियरी कहते हैं, जिसे हेक्सर ओलिन ने दिया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में। हेक्सर ओलिन, हेक्सर का पूरा नाम एली एफ हेक्सर था और इन्होंने 1919 में एक पेपर लिखा था, द इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और इन्हीं के अंडर में पीएचडी कर रहे थे प्रोफेसर बार्टिल ओहलिन। बार्टिल ओहलिन ने एक इंटरनेशनल ट्रेड के संबंध में ही पेपर लिखा और इन्हीं के अंडर में इन्होंने थीसिस जमा किया, इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, 1933 में। तो ये दोनों पेपर याद रखने हैं, इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड ओहलिन ने लिखा, और द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो कि 1919 में हेक्सर ने लिखा था, जो ओहलिन के गुरु थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में एक सिद्धांत दिया, जिसे हम हेक्सर ओहलिन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इनका यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी है, ये हेक्सर है और ये ओहलिन साहब है। तो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में? हम पिछले दो सिद्धांत देखे हैं, एडम स्मिथ का और रिकार्डो का। तो उसमें एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत दिया, रिकार्डो ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया। अब हम आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्सर ओलिन सिद्धांत पे। तो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सिद्धांत को पर समझने से पहले, सिद्धांत को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सिद्धांत में क्या क्या मान्यताएं लेके चली गई हैं सिद्धांत को लागू करने के लिए। मान्यताएं ये होती हैं कि ये चीजें लागू की जाए तो ये सिद्धांत वहाँ पे लागू हो जाएगा। ये मान्यताएं हम मान लें। जैसे पहला मान्यता माना गया है कि वस्तु बाजार, साधन बाजार, दोनों बाजारों में परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता है, हम मान ले रहे हैं। सेकेंड है कि देश के अंदर साधनों में पूर्ण गतिशीलता है, लेबर, कैपिटल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरह से गतिशील है कंट्री के अंदर। जबकि दो देशों के मध्य गतिशीलता इनका जीरो है। दो देशों में ये गतिशील बिल्कुल नहीं है, शून्य, एकदम से एक लेबर दूसरे देश में आना जाना बिल्कुल बंद नहीं है। नेक्स्ट, साधनों में समरूपता है। एक लेबर जैसा भारत में वैसा ही इंग्लैंड में है, एक लेबर जैसा चाइना में है वैसा ही, और उसकी उतनी ही कुशलता अमेरिका में है। तो एक रूप में एक समरूप है। नेक्स्ट है, एक वस्तु का उत्पादन फलन दोनों देशों में समान है। वस्तु का उत्पादन फलन दोनों देशों में एक समान है। जब साधन समरूप पाए जाएंगे तो उत्पादन फलन एक समान होगा, जबकि भिन्न भिन्न वस्तु का उत्पादन फलन भिन्न भिन्न होगा। अलग अलग वस्तु के संबंध में उत्पादन फलन अलग अलग होगा। फ्री ट्रेड लागू हो रहा है। फ्री ट्रेड, ये है फ्री ट्रेड लागू हो रहा है। तकनीकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई अंतर नहीं है। जो टेक्नोलॉजी अमेरिका यूज कर रहा है वही टेक्नोलॉजी हम इंडिया में यूज कर रहे हैं। और यातायात लागत शून्य है। यातायात ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट दोनों देशों में कोई किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं है। तो ये है एजम्पन्स इस सिद्धांत की। आगे सिद्धांत पे आते हैं। हेक्सर ओलिन ने एक और बात कही थी कि चाहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो या अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो, यानी कि एक देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हो, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। उसमें कोई, दोनों में कोई सिद्धांत रूप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दो देशों का नाम ही नहीं लिया। हेक्सर ओलिन ने दो देश का नाम लिया ही नहीं, केवल उन्होंने दो क्षेत्र का नाम लिया कि ये एक क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है। वो दो, एक ही देश के अंदर दो क्षेत्र हो सकते हैं या विश्व में दो देश हो सकते हैं। तो इन्होंने देश की बात नहीं की, क्षेत्र की बात की। दो क्षेत्रों में व्यापार कैसे होगा और किस तरह से व्यापार करना चाहिए तो लाभ होगा, इस पे उन्होंने बात की। इनका मुख्य सिद्धांत यहाँ पे दिया जा रहा है कि प्रत्येक देशों में साधनों की उपलब्धता में अंतर है, साधन की संपन्नता में अंदर अंतर है। जैसे किसी देश में लेबर, यदि हम दो ही उत्पादन के साधन को लें, कैपिटल और लेबर, यहाँ हम ये भी एक चीज मान्यता लेके चल रहा है कि उत्पादन के दो साधन है मात्र, उन्हीं से उत्पादन होता है। एक लेबर है, एक कैपिटल है। कैपिटल एक ऐसा उदाहरण है कि कैपिटल में सारी चीजें आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी, मशीन, लैंड और रुपया जो पूंजी है वो सब। तो कैपिटल एक ऐसा होता है, वो सबका प्रतिनिधि करता है। तो एक कैपिटल और एक लेबर है। तो दो ही साधन उत्पादन के यहाँ पे हमने लिए हैं। किसी देश में कैपिटल ज्यादा हो सकता है, किसी देश में लेबर ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए जिस देश में
कैपिटल ज़्यादा है उसको हम कहते हैं कैपिटल अबंडेंट कंट्री। जैसे यहाँ पे फैक्टर अबंडेंट कंट्रीज का स्थिति दिया गया है, इसको हम कहते हैं साधन बहुलता, साधन प्रचुरता या बहुलता या प्रचुरता देश। ठीक है, जैसे कैपिटल, किसी में कैपिटल ज़्यादा है तो उसको कहते हैं, कहेंगे कि पूंजी प्रचुरता देश है। और इंडिया में यदि मान लो लेबर ज़्यादा है तो उसको कहेंगे कि श्रम बहुलता देश है। तो जो कंट्री जिस साधन में बाहुल्य है उसको उसी साधन प्रेरित उत्पादन तकनीक को अपनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक हमने उदाहरण के लिए बॉक्स बनाया है, दो देश लिए हैं, इंग्लैंड और इंडिया उदाहरण के लिए। फैक्टर्स हैं यहाँ पे, कैपिटल इंग्लैंड में मान लिया कि टोटल कैपिटल, कैपिटल को हम के से दिखाते हैं उदाहरण के लिए, जहाँ के लिखा हो समझना है कि कैपिटल, एल लिखा हो तो लेबर। तो 1000 इंडिया में इंग्लैंड में 1000 1000 कैपिटल है इंग्लैंड में, और लेबर जबकि 200 ही है। इंडिया में कैपिटल कम है, 50 है, और लेबर ज़्यादा है यहाँ पे, 2000 है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इंग्लैंड कैपिटल बाहुल्य देश है या ये पूंजी प्रचुरता देश है, और इंडिया लेबर यानी कि श्रम प्रचुरता देश है। ठीक है, तो कैपिटल लेबर रेशियो जब निकालेंगे तो यहाँ पे हमने दिखाया कैपिटल लेबर रेशियो को लिखने के, कैपिटल अपॉन लेबर। तो कैपिटल लेबर रेशियो इज ग्रेटर देन, इसको कहते हैं ये बड़ा है, जिधर ये ऐसे रहता है वो बड़ा है, यानी कि इंग्लैंड का कैपिटल लेबर रेशियो बड़ा है, ज़्यादा है इंडिया के कैपिटल लेबर रेशियो से। यहाँ निकाल के भी दे सकते हैं, 1000 कैपिटल है और इंग्लैंड में, और 200 लेबर है। इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड किया गया है के अपॉन एल, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। और इंडिया में कैपिटल लेबर रेशियो 0.025 आएगा, 50 में 2000 का भाग देंगे। तो निश्चित रूप से कैपिटल लेबर रेशियो इंडिया में कम है, इंडिया में कम है, और इंग्लैंड में ज़्यादा है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, कैपिटल लेबर रेशियो ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेप, कैपिटल इंग्लैंड में ज़्यादा है तो इंग्लैंड में कैपिटल की प्राइस, प्राइस ऑफ कैपिटल कम होगा। इंग्लैंड में कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल की प्राइस कम होगी और लेबर की प्राइस ज़्यादा होगी। इंडिया में चूंकि जो चीज़ ज़्यादा होता है उसकी प्राइस कम होती है, हमें पता है, अर्थशास्त्र का प्रारंभिक ये नियम है, प्राइमरी रूल है कि जो जो भी चीज़ कम होती है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, जो चीज़ अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है उसका प्राइस अपेक्षाकृत कम होता है। तो इंडिया में कैपिटल चूंकि टेबल में दिखाया गया है कि कैपिटल कम है और लेबर ज़्यादा है, तो कैपिटल की प्राइस ज़्यादा होगी लेबर की तुलना में, कैपिटल महंगा होगा। इंग्लैंड में कैपिटल की उपलब्धता ज़्यादा है और लेबर की उपलब्धता कम है, तो लेबर वहाँ महंगा होगा और कैपिटल सस्ता होगा। तो इस तरह से प्राइस रेशियो यदि हम लिखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन पी एल, प्राइस ऑफ लेबर इज लेस देन प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर। इंग्लैंड में जो प्राइस रेशियो है, प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर इज लेस देन पी के, ये इंडिया की स्थिति है पी एल। तो यानी कि इंग्लैंड में ये प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है, कम है क्योंकि ज़्यादा है, प्राइस ऑफ लेबर ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से इसका अनुपात कम होगा तुलना में इंडिया के, इंडिया की तुलना में इसका अनुपात कम होगा क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ता है। इंडिया में लेबर सस्ता है और कैपिटल महंगा है, तो ये रेशियो ऐसा बनेगा कि प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर रेशियो कम होगा प्राइस ऑफ इंडिया के प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर रेशियो के। तो ये यहाँ से हमने निकाला है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि इंग्लैंड में कैपिटल ज़्यादा होगा और लेबर कम है, इसलिए कैपिटल उसके यहाँ सस्ता होगा और लेबर महंगा होगा। इंडिया में कैपिटल कम है, लेबर ज़्यादा है, तो लेबर सस्ता होगा और कैपिटल महंगा होगा। तो इंग्लैंड कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का उत्पादन करेगा, यानी कि ऐसे चीज का उत्पादन करेगा जिसमें पूंजी की मात्रा ज्यादा उपयोग हो, इसको कहते हैं पूंजी प्रेरित तकनीक, पूंजी प्रेरित उत्पादन या टेक्निक अपना करके उत्पादन करेगा, इसको कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। और इसी तरह से इंडिया लागत लेबर इंसेंटिव इंटेंसिव टेक्निक
इस्तेमाल करके, और ऐसे वस्तु का उत्पादन करेगा जो लेबर ज़्यादा जिसमें लगते हो, और उसको एक्सपोर्ट करेगा। जैसे लेबर अबंडेंट कंट्री, लेबर अबंडेंट कौन सा कंट्री, कौन सा है लेबर अबंडेंट कंट्री कहेंगे जिसमें लेबर ज़्यादा हो? इंडिया। इंडिया लेबर अबंडेंट कंट्री, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग करेगा, उसका प्रोडक्शन करेगा जो जो लेबर इंटेंसिव मतलब श्रम प्रेरित उत्पाद। श्रम प्रेरित ऐसा उत्पाद जिसमें श्रम ज्यादा लगते हो, क्योंकि श्रम उसके यहाँ सस्ता है इसलिए श्रम ज्यादा लगते हो, उसका उत्पादन करेगा और उसका वो एक्सपोर्ट करेगा। कैपिटल अबंडेंट कंट्री यानी कि पूंजी बहुलता देश, जैसे कि इंग्लैंड है, तो पूंजी बहुलता देश कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का उत्पादन करेगा, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का उत्पादन करेगा, यानी कि पूंजी प्रेरित तकनीकी का इस्तेमाल करेगा और उसका उत्पादन करेगा जिसमें पूंजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, ठीक है, और उसका एक्सपोर्ट करेगा। जैसे हम यहाँ मान लेते हैं कि मशीन मशीन में पूरी तरह से पूंजी लगेगा, कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी और अनेक तरह की चीज़ें लगेंगी, तो मशीन का उत्पादन करेगा इंग्लैंड। और यदि हम इसको मान लें लेबर इंसेंटिव को मान लें, कपड़ा, क्लोथ, CLOTH, क्लोथ का उत्पादन करेगा इंडिया, जिसमें लेबर ज़्यादा लगते हैं क्लोथ को बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, तो इंडिया क्लोथ का उत्पादन ज़्यादा करेगा, इसका उत्पादन ज़्यादा करेगा और इसको एक्सपोर्ट कर देगा दूसरे देश को, इंग्लैंड को। इंग्लैंड से अपने जरूरत के लिए मशीन मंगा लेगा। इंग्लैंड मशीन उत्पादन करना चाहिए इंग्लैंड को, क्योंकि वो कैपिटल उसमें ज़्यादा लगता है, लेबर की कम आवश्यकता है, और मशीन का उत्पादन करके एक्सपोर्ट कर देना चाहिए मशीन को भारत को, और भारत से क्लोथ मंगा लेना चाहिए, न कि क्लोथ के उत्पादन में लगना चाहिए। ये एक्सर रोलिन का कहना था कि जो साधन जिस देश में जिस साधन की बहुलता है, यदि किसी देश में श्रम की बहुलता है लेबर की, तो उसे लेबर बाहुल तकनीकी, लेबर प्रेरित तकनीकी अपना करके उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जो लेबर प्रेरित उत्पादन हो, और उसका उपभोग भी करना चाहिए, और उसको भेज करके यानी कि एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके दूसरे देश को, वहां से उसे दूसरी वस्तु में इंपोर्ट कर लेना चाहिए, आयात करना चाहिए, और इसी प्रकार से दूसरे देश को भी करना चाहिए, तो व्यापार में दोनों देशों को लाभ होगा। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि विभिन्न देशों में साधनों की उपलब्धता में अंतर होने के कारण वस्तुओं की कीमतों में अंतर होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि साधन जिस देश में जो साधन ज़्यादा होगा उसकी कीमत कम होगा, इंग्लैंड में कैपिटल कम की कीमत कम होगी, और भारत में लेबर की कीमत कम होगी। कोई भी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो उस वस्तु को बनाने में जो साधन लगते हैं, उस साधनों की कीमत के आधार पर उस वस्तु की कीमत तय की जाती है। कैपिटल यदि हम मान लें एक कैपिटल है और उसकी कीमत 20 रुपया है, और इसने एक वस्तु एक्स, एक इकाई एक्स का बनाया, तो एक्स की एक इकाई की कीमत भी कम से कम 20 रुपया रखा जाएगा, क्योंकि इसकी इसको लागत उतना दिया गया है, कैपिटल को उसके बदले पेमेंट किया गया है, तो 20 रुपये कम से कम उसकी लागत रखी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो उत्पादन के साधन है जो उनकी कीमत दी जाती है, यदि इंग्लैंड में कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो इंग्लैंड में पूंजी की कीमत ही वस्तु की कीमत तय करेगी। पूंजी की कीमत कम होगी तो वस्तु की कीमत उसकी कम होगी। दूसरी तरफ इंडिया में क्लोथ में यदि लेबर की कीमत कम होगी तो क्लोथ का कीमत भी कम आएगा, लेबर को यदि ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, ज़्यादा होगी, यानी कि वस्तु की कीमत लेबर साधन की कीमत से तय होती है, यानी कि साधन की कीमत ही वस्तु की कीमत को प्रेजेंट करती है। साधन की कीमत कम होगी तो वस्तु की कीमत कम होगी, जैसे जैसे साधन की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत भी बढ़ती है। तो इसीलिए व्यापार संभव हो पाता है, क्योंकि लेबर महंगा है इंग्लैंड में, और लेबर इंसेंटिव टेक्निक का उत्पादन करेगा यदि इंग्लैंड, तो क्लोथ महंगा हो जाएगा इंग्लैंड में, इंग्लैंड में क्लोथ बनाना महंगा पड़ेगा। और इंडिया यदि मशीन बनाएगा तो चूंकि उसके यहाँ कैपिटल महंगा है और मशीन में कैपिटल की ज़्यादा जरूरत है, तो मशीन महंगा हो जाएगा, तो इसलिए व्यापार नहीं हो पाएगा और दोनों देश को घाटा होगा। यदि अपने अपने हिसाब से दोनों करेंगे, जो ज़्यादा सस्ती साधन है उनका उपयोग करके, तो वस्तुएं सस्ती उत्पादन होंगी और दोनों देश आपस में एक्सचेंज कर लेंगे और दोनों देशों को व्यापार से लाभ होगा, दोनों देशों को ज़्यादा मिलेगा। अभी हम आगे चित्र से और अच्छे से इसको समझ लेंगे। विभिन्न देशों में साधनों की उपलब्धता में अंतर होने के कारण वस्तुओं की कीमतों में अंतर होता है, जाहिर सी बात है। मैंने जैसा अभी बताया कि साधन की कीमत कम होगा, लेबर का कीमत कम होगा इंडिया में, तो और इंग्लैंड में लेबर की कीमत महंगा होगा, तो क्लोथ महंगा हो जाएगा इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में इंडिया में सस्ता रहेगा क्लोथ। इंग्लैंड में मशीन यानी कि कैपिटल चूंकि सस्ता है, तो कैपिटल मशीन बनाना वहाँ सस्ता होगा, और इसलिए वो मशीन बनाएगा, इंडिया में मशीन बनाना महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों देशों के कीमतों में, दोनों देशों के साधनों की कीमतों में अंतर होगा, और यही मुख्य कारण बनता है वस्तु के आयात निर्यात का।
वस्तुओं के सापेक्ष कीमतों में अंतर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण है। सापेक्ष कीमतों में तुलनात्मक रूप से कीमत में अंतर है। एब्सोल्यूट रूप में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि लेबर की भी कोई कीमत है, कैपिटल की इंग्लैंड में कैपिटल भी की भी कोई कुछ कीमत है, लेबर की कीमत इंडिया में लेबर की कुछ कीमत है। लेकिन तुलना रूप में इंग्लैंड के लेबर से सस्ता है इंडिया में लेबर। तुलना रूप में इंग्लैंड में कैपिटल सस्ता है इंडिया के। तो ये सापेक्षिक रूप से, यानी कि प्राइस ऑफ कैपिटल इंग्लैंड में कम है और प्राइस ऑफ लेबर इंडिया में तुलना में कम है। दोनों देशों की यदि तुलना की जाए तो कम है, और यही मुख्य कारण बनेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में। अभी हम आगे इसको और अच्छे से देखेंगे यदि यहाँ नहीं समझ में आया। एक और पॉइंट यहाँ समझ लेना जरूरी है कि साधन मूल्य समानता और वस्तु मूल्य समानता कैसे होता है। हेक्सर ओलिन ने ये कहा कि साधन मूल्य समानता जब हो जाएगा तो ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि प्राइस ऑफ कैपिटल दोनों देशों में बराबर हो जाए, प्राइस ऑफ कैपिटल ये इंग्लैंड में और ये इंडिया में दोनों में बराबर हो जाएगा, तब व्यापार करने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि मशीन जिस रेट में इंडिया मंगा रहा है उसने उसी रेट में वो अपने देश में बना सकता है, तो ट्रेड का कोई कारण नहीं रह जाता है। ट्रेड इसलिए हो रहा है क्योंकि इंग्लैंड में मशीन सस्ता है और इंडिया में मशीन महंगा है, तो इंग्लैंड पूंजी सस्ता है इसलिए मशीन सस्ता है, और इसलिए इंडिया मशीन को इंपोर्ट करेगा क्योंकि वहाँ सस्ते में इंपोर्ट हो जा रहा है। यही बात क्लोथ के साथ लागू होगा। अब ये कहा गया कि यह जब जैसे जैसे इंग्लैंड मशीन के उत्पादन को बढ़ाएगा, वैसे वैसे डिमांड फॉर कैपिटल बढ़ेगा। डिमांड फॉर कैपिटल बढ़ेगा तो पूंजी की प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार से इंडिया में क्लोथ का उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिमांड लेबर की वैसे वैसे बढ़ेगी। लेबर की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे लेबर की प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, अब चूंकि इंग्लैंड में लेबर महंगा था, इंडिया में लेबर सस्ता था, लेबर इंडिया में जब बढ़ने लगेगा तो एक ऐसा समय आएगा कि इंग्लैंड की लेबर से इंडिया का लेबर महंगा हो जाएगा। प्राइस ऑफ लेबर, ये इंग्लैंड है, प्राइस ऑफ लेबर इन इंडिया, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी को कहते हैं समानता, साधन मूल्य समानता। यहाँ पे ट्रेड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसी इस स्थिति में ट्रेड समाप्त हो जाएगा। ये ट्रेड इसीलिए हो रहा था क्योंकि लेबर इंडिया में सस्ता था, तुलना इंग्लैंड में महंगा था, तुलना रूप में इंडिया में सस्ता था। यही हाल कैपिटल के साथ होगा। कैपिटल की प्राइस बराबर हो जाएगी, इंडिया में जो कैपिटल की प्राइस है, इंग्लैंड में जो कैपिटल की प्राइस है, जैसे जैसे मशीन का उत्पादन बढ़ेगा। तो ये ट्रेड होते होते एक ऐसी स्थिति आती है, हेक्सर का मानना था कि उस स्थिति में दोनों देशों में समान हो जाती हैं साधनों की कीमतें, और साधनों की कीमतें समान होती हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स मान लेते हैं, गुड्स की कीमत बराबर हो जाती है। जैसे अभी हमने कहा कि जब लेबर दोनों देशों में दोनों देशों में बराबर हो जाएगा लेबर की प्राइस, तो दोनों देशों के जो क्लोथ की प्राइस है, प्राइस ऑफ क्लोथ, वो भी बराबर हो जाएगा दोनों देशों में। प्राइस ऑफ क्लोथ इन इंग्लैंड, प्राइस ऑफ क्लोथ इन इंडिया। इसी प्रकार से जब प्राइस दोनों देशों में प्राइस ऑफ कैपिटल बराबर हो जाएगा तो मशीन की प्राइस, प्राइस ऑफ मशीन दोनों देशों में बराबर हो जाएगा। इंग्लैंड और इंडिया दोनों देशों में मशीन की भी प्राइस बराबर हो जाएगी। तो ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उतनी ही कीमत में इंडिया भी उत्पादन कर लेगा, क्योंकि उतना महंगा तो उसके यहाँ भी कैपिटल है। तो इस तरह से उतने उतने कीमत पे वो अपने यहाँ भी क्लोथ उत्पादन कर सकता है इंग्लैंड। तो इस तरह से मैंने जैसा अभी शुरू में कहा था कि जो वस्तु की प्राइस होती है वो साधन की प्राइस ही को प्रेजेंट करता है। तो साधन की प्राइस जब कैपिटल इंग्लैंड में सस्ता होने लगेगा तो कैपिटल से बनने वाली वस्तु, जैसे उदाहरण के लिए मशीन माना था, तो मशीन कैपिटल का जैसे जैसे मशीन का उत्पादन करेगा तो जैसे जैसे मशीन का उत्पादन करेगा इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है मान लेते हैं, तो वैसे वैसे कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी। कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी तो अब कैपिटल की प्राइस बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल घटने लगती है और प्राइस बढ़ने लगती है। जब प्राइस बढ़ने लगेगा तो मशीन की जो कीमत है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब ज़्यादा महंगे पे वस्तु बनेगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। ठीक है, और जब जो इंडिया में मशीन बन रहा था, इंडिया में जो मशीन बन रहा था उसकी जो प्राइस थी, उसके कहीं कहीं एक समय आएगा कि बराबर कर लेगी। जब बढ़ना शुरू करेगा तो उसके कहीं कहीं एक समय आएगा बराबर हो जाएगी। इंडिया के केस में क्या आएगा कि क्लोथ
का उत्पादन बढ़ेगा तो वो लेबर का प्रयोग करके क्लोथ का उत्पादन कर रहा है, तो उत्पादन क्लोथ का बढ़ेगा, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लेबर की प्राइस बढ़ेगी, जिसके कारण क्लोथ की प्राइस भी बढ़ने लगी। तो जो इंग्लैंड में क्लोथ महंगा पड़ रहा था उत्पादन करना, क्योंकि वहां लेबर महंगा था, तो इसलिए एक समय ऐसा आएगा कि ये प्राइस बढ़ते बढ़ते क्लोथ का इंग्लैंड में जिस प्राइस पे क्लोथ बनता उसके बराबर पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड अपने यहाँ क्लोथ बना सकता है, दोनों देशों में क्लोथ की प्राइस इक्वलाइज कर जाएगा। ये इंग्लैंड है और ये इंडिया है, और इसी प्रकार से मशीन की प्राइस भी इक्वलाइज कर जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और जब दोनों देशों में रेट इक्वलाइज कर जाएंगे तो निश्चित रूप से व्यापार खत्म हो जाएगा, व्यापार करने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जिस रेट पे वो व्यापार करेंगे उस रेट में अपने यहाँ ही वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थियरी है हेक्सर का, कि अ, साधन मूल्य समान हो जाता है और फिर उसी के कारण वस्तु का मूल्य भी समान हो जाता है। आगे नेक्स्ट अब चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, इस पे मशीन जो कि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक प्रोडक्ट है, मशीन पूंजी प्रेरित प्रोडक्ट है, पूंजी का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वाई एक्स पे। इस पे क्लोथ के उत्पादन को लिया गया है जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से उत्पादन होता है। ये इंग्लैंड का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। नाम दे दें यदि इसको ई, ई ई वन इंग्लैंड का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और आई वन इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये बिफोर ट्रेड की स्थिति है, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बिफोर ट्रेड की स्थिति है, इसमें कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, सब अपना अपना उत्पादन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ए बिंदु पर आई कर्व पे इंडिया ए बिंदु पर है, और मशीन का उत्पादन ये इतना कर रहा है, और क्लोथ का उत्पादन ओ सी, मशीन का उत्पादन ओ के। ठीक है, ये ओके मशीन का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, अब यही हालत मान लेते हैं इंग्लैंड ई ई वन अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पे ए पर ही है, और ए पर ए पर भी वो भी उत्पादन ओके मशीन का और ओ सी क्लोथ का उत्पादन करके, और यही इतना दोनों देशों में उपभोग भी हो रहा है। तो हम उदाहरण के लिए ए पर ही इसको यहाँ भी लिया जा सकता है, कहीं भी किसी भी बिंदु पे इस रेखा को, स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। ये इसके दूसरी चीज, ये जो स्पर्श रेखा है ये साधनों के प्राइस रेशियो को भी बताता है। ये साधन के पूंजी श्रम साधन के कीमत अनुपात को बताता है, इंग्लैंड के और ये इंडिया के। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि जितना ही ज़्यादा ये ज़्यादा स्लोप वाला होगा, वो ये बताएगा कि वहाँ लेबर महंगा है, कैपिटल सस्ता है। ठीक है, पी के अपॉन पी एल ये बता रहा है ना, इंग्लैंड का जो पी के अपॉन पी एल है वो कम है पी के अपॉन पी एल इंडिया के। ठीक है, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ता है, यहाँ पूंजी सस्ता है। तो ये बता रहा है कि वहाँ पे जितना ही ये ज़्यादा स्लोप वाला होगा, ये बता रहा है इस प्राइस लाइन का स्लोप जितना ही ज़्यादा होगा, ये बताएगा कि पूंजी सस्ती है और लेबर महंगा है, लेबर ज़्यादा महंगा है, पूंजी ज़्यादा सस्ती है। ये इंग्लैंड का कैपिटल लेबर प्राइस रेशियो है और ये इंडिया का कैपिटल लेबर प्राइस रेशियो है। तो ये बता रहा है कि इंग्लैंड में पूंजी सस्ती है और इंडिया में लेबर सस्ता है। अब इंडिया का ये प्राइस रेशियो है, ये अब हमने देखा कि इंग्लैंड में और इंडिया में दोनों का जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो मशीन का ओ के है और क्लोथ का ओ सी है। इतना ये उत्पादन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आ गया। ये बिफोर ट्रेड की सीन है, बिफोर ट्रेड का स्थिति है। अब हम इसमें ट्रेड को शामिल करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें संभावना बनता है। ये जो हमने अभी देखा इस चित्र में, उसको यहाँ पे नामकरण दे देते हैं जल्दी जल्दी। ये इंग्लैंड का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और ये इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है आई आई वन। ठीक है, ये इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है आई आई वन, और ये इंग्लैंड का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है आई आई वन। बिफोर ट्रेड ये दोनों संतुलन में थे। यहाँ ए बिंदु पर हम दोनों के समझने की आसानी के लिए मान लिए थे कि ये
दोनों का उत्पादन और उपभोग था। ओसी क्लोथ का और ओके मशीन का उत्पादन था। अब हम एक समान प्राइस रेशियो साधन के, कैपिटल और लेबर के साधन के एक समान प्राइस रेशियो लेते हैं जो दोनों देशों के लिए हो। तो जैसा कि हमने देखा कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्या, इंग्लैंड में कैपिटल ज़्यादा है, तो कैपिटल ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पे प्राइस ऑफ कैपिटल कम है, और ये क्या करेंगे, मशीन का उत्पादन करेंगे। तो जब मशीन का उत्पादन करेंगे तो ये यहाँ से, जो ए बिंदु पर थे, यहाँ से अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे इंग्लैंड कहाँ जाएगा, यहाँ जहाँ ये रेखा टच कर रही है, प्राइस लाइन, फैक्टर प्राइस लाइन टच टच कर रही है, इसको हम मान ले रहे हैं ये बी है। इस बी बिंदु पर आ जाएगा जहाँ पे ये टच कर रहा है, क्योंकि उत्पादन वहीं पे करेगा, उसी वहीं पे उसको सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में बी पर वो क्लोथ का उत्पादन, इसको सीधा खींच सकते हैं आप, थोड़ा सा इसको और सीधा खींचेंगे तो दिखने में सही लगेगा। स्केल से आपको जब भी रेखा खींचना है तो स्केल से खींचेंगे, मैं थोड़ा सा स्केल नहीं है मेरे पास, तो ये क्लोथ जीरो, ओ सी जीरो, क्लोथ का इतना उत्पादन और कैपिटल का ओ के वन इतना उत्पादन भी कर रहे हैं। अब इंडिया भी चूंकि लेबर इंसेंटिव टेक्निक अपनाएगा और लेबर से बनने वाली वस्तु को ज़्यादा उत्पादन करेगा, तो वो भी ए बिंदु से, ये जो ए बिंदु है यहाँ पे इस चित्र में, इससे अब अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे इधर की ओर जाएगा और वहाँ जाएगा जहाँ नया वाला प्राइस रेशियो टच कर रहा है, जो दोनों देशों के लिए एक समान है। ये, इसको हम डी नाम दे दें, इस पॉइंट तक आएगा उत्पादन करते करते, और क्लोथ का उत्पादन बढ़ा के ओ सी वन कर देगा, और जो कैपिटल है उसका उत्पादन केवल मात्र ओ के जीरो कर देगा। तो ये स्थिति आ जाएगी। अब नई स्थिति जो आई है वो ध्यान से देखने की जरूरत है कि इंग्लैंड बी पॉइंट पे रहेगा, कैपिटल का उत्पादन ओ के वन करेगा। इंग्लैंड कैपिट मशीन मशीन का उत्पादन मशीन का उत्पादन ओ के वन करेगा, और क्लोथ का उत्पादन ओ सी जीरो। इंडिया मशीन का उत्पादन ओ के जीरो और क्लोथ का उत्पादन ओ सी वन करेगा। ये स्थिति होगी। अब ये, यही जो पीछे हम बताना चाह रहे थे कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइज कर जाएंगे, इसलिए कमोडिटी प्राइस इक्वलाइज कर जाएंगे, और ट्रेड का लिमिट यही होगा। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे इंडिया में लेबर का उत्पादन, लेबर का प्रयोग करके क्लोथ का उत्पादन बढ़ते जाएगा, क्लोथ का उत्पादन बढ़ते जाएगा तो लेबर की मांग बढ़ती जाएगी, लेबर की, क्लोथ का उत्पादन बढ़ेगा, लेबर की मांग बढ़ती जाएगी, लेबर की मांग बढ़ेगी तो प्राइस ऑफ लेबर बढ़ेगा, और प्राइस ऑफ लेबर जो इंग्लैंड में है उसके कहीं कहीं जाके बराबर कर जाएगा, क्योंकि वहाँ महंगा था लेबर, इसलिए वो क्लोथ नहीं बना रहा था, महंगा हो जाएगा और उसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों देशों के प्राइस रेशियो बराबर हो जाएंगे, फैक्टर प्राइस रेशियो दोनों देशों के आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से इंग्लैंड में भी जो पूंजी का मांग था उसका प्राइस बढ़ते 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 इंडिया में पूंजी के प्राइस के बराबर हो जाएगा, और इसीलिए एक प्राइस रेशियो हो जाएगा। इसी को हम प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर कह रहे थे, ये एक प्राइस रेशियो स्थापित हो जाएगा। दूसरी ओर जब क्लोथ का उत्पादन बढ़ते जाएगा और लेबर की कीमत बढ़ती जाएगी, तो क्लोथ की कीमत बढ़ती जाएगी, क्लोथ की कीमत जब बढ़ती जाएगी तो क्लोथ की कीमत इंग्लैंड में क्लोथ की कीमत के बराबर हो जाएगी। इसलिए एक सीमा के बाद इंग्लैंड क्लोथ नहीं बनाएगा, वो अपने यहाँ उत्पादन करने लगेगा, क्योंकि कीमत बढ़ते बढ़ते उसके देश में खुद बना लेने के कीमत के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेबर की प्राइस उसके यहाँ उतनी है जितनी इंडिया में अब हो गई है। प्राइस बढ़ते बढ़ते इंडिया में लेबर की प्राइस बढ़ते बढ़ते उतनी हो गई जितनी उसके यहाँ ऑलरेडी थी। तो क्लोथ की भी प्राइस बढ़ गई, क्लोथ की प्राइस बढ़ गई तो इंग्लैंड अब क्लोथ मंगाने के बजाय इसलिए इतना क्लोथ वो खुद उत्पादन करने लगेगा, एक स्थिति आएगी। और इसी प्रकार से इंडिया कैपिटल इतना उत्पादन करेगा, क्योंकि बाकी कैपिटल इंपोर्ट करने का मतलब घाटे में रहेगा वो। दूसरी तरफ यह है कि पहले इंडिया का जो क्लोथ था वो इतना उत्पादन था, ओ सी, ओ सी ए पे था, पुराने वाले चित्र को देखिए, ओ सी इतना था। अब उत्पादन कितना हो रहा है, ओ सी वन यहाँ उत्पादन हो रहा है। तो उसको उपभोग की जरूरत थी ओ सी, तो एक्स्ट्रा जो
उत्पादन है CC1 का, ये इतना कर देगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर देगा किसको, इंग्लैंड को। और कितना कैपिटल मंगा लेगा, इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करके कितना कैपिटल मंगा लेगा, वो इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करके और कैपिटल मंगा लेगा K1, ये इंपोर्ट कर लेगा, या इसको इंग्लैंड के दृष्टि से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। इंग्लैंड क्या कर देगा, इतना एक्सपोर्ट कर देगा, और इंग्लैंड के दृष्टि से ये इंडिया का एक्सपोर्ट इंग्लैंड के लिए क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सपोर्ट, ये हो गया इंपोर्ट, ये इंग्लैंड हो गया। तो इंग्लैंड का एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट कैपिटल होगा कितना, K1, K1 क्या होगा, K1 एक्सपोर्ट होगा मशीन का, ठीक है। और इंपोर्ट क्या करेगा इंग्लैंड, क्लोथ का, C1 क्लोथ का इंपोर्ट कर लेगा। इंडिया का एक्सपोर्ट क्या होगा, C1 एक्सपोर्ट होगा, और इंपोर्ट क्या होगा, K1। तो जो इंग्लैंड का एक्सपोर्ट होगा वो इंडिया का इंपोर्ट होगा, जो इंडिया का एक्सपोर्ट होगा वो इंग्लैंड का इंपोर्ट हो जाएगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा वो इंग्लैंड का इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये आ, जो हेक्सर-ओलिन का ट्रेड थ्योरी था वो ऐसे उन्होंने बताया। और इसमें यदि समझ में ना आए तो इसको फिर से रिपीट करके ध्यान से वीडियो को शुरू करके और ध्यान से देख सकते हैं, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों देश कर सकते हैं, और किस प्रकार से लेबर जब महंगा होता है तो क्लोथ महंगा हो जाता है, और ये दोनों देश के जो फैक्टर प्राइस है, फैक्टर प्राइस रेशियो, ये इक्वलाइज कर जाते हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर इक्वलाइज कर जाते हैं दोनों देशों में। तो व्यापार उसी सीमा तक होगी जब दोनों देशों में जो उत्पादन के साधन है उनकी कीमत बराबर हो जाए। यदि अंतर है तो व्यापार होता रहेगा। तो कहने का मतलब हेक्सर-ओलिन ने ये कहा कि जो व्यापार है उसका कारण ही यही है कि साधनों की कीमतों में अंतर है। लेबर सस्ता है कहीं पे महंगा है, कहीं पे पूंजी सस्ता है, कहीं पे महंगा है। तो जहाँ सस्ता है वो देश पूंजी के इंसेंटिव वाले प्रोडक्ट को बनाए, और जहाँ लेबर सस्ता है वो देश लेबर से इंसेंटिव वाला प्रोडक्ट बनाए, और दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये करते 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 लेबर की मांग बढ़ती जाएगी तो लेबर महंगा होता जाएगा, और उससे जो उत्पादन हो रहा है वो वस्तु महंगी होती जाएगी। इधर कैपिटल से उत्पादन होते होते कैपिटल महंगा हो जाएगा, और कैपिटल से उत्पादित जो वस्तु हो रही है वो वस्तु की कीमत महंगी हो जाएगी। और इस प्रकार से दोनों देशों की आपस में साधन मूल्य समान हो जाएंगे, साधनों की कीमतें समान हो जाएंगी। और चूंकि साधनों की कीमतें ही वस्तुओं की कीमतें तय करती हैं, तो वस्तुओं की कीमतें भी समान हो जाएंगी, और ऐसी स्थिति में व्यापार रुक जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा जब दोनों देशों में साधन प्राइस इक्वलाइज कर जाएंगे। तो ये इनका थ्योरी था। अब इनकी कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं। अव्यवहारिक मान्यताएं हैं। अव्यवहारिक मान्यताओं में इन्होंने जैसे कहा कि परफेक्ट कंपटीशन है अर्थव्यवस्था में, साधन बाजार और उसमें पूंजी बाजार दोनों में, वस्तु बाजार में। तो ये मान्यता भी गलत है। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है, कहीं भी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है। दूसरा इन्होंने ये माना कि जो साधन है वो पूर्ण रूप से गतिशील है देश के अंदर, और अ, देश के बाहर अगतिशील है। ये मान्यता भी गलत है, क्योंकि देश के अंदर भी साधन पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होते हैं, और देश के बाहर शून्य गतिशीलता नहीं रहती है। आज एक देश के लेबर दूसरे देशों में, हमारे देश के लेबर अन्य अरब अरब देशों में और देशों में जाकर के काम कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ पूरी तरह से नहीं है। मांग पक्ष की इसमें अवहेलना की गई है, केवल पूर्ति पक्ष की बात की गई है कि कितने साधन, कितना उत्पादन होगा, इतना उत्पादन होगा तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। इसमें कहीं भी मांग पक्ष की बात नहीं की जा रही है हेक्सर-ओलिन थ्योरी में। परिवहन लागत का अवहेलना किया गया है, परिवहन लागत शून्य माना गया है। परिवहन लागत, यदि साधन की कीमत है तो परिवहन लागत भी है, परिवहन लागत भी घटती बढ़ती रहती है हर देश में, तो उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है, इसलिए थ्योरी जस्टिफाई नहीं होती है। स्थैतिक सिद्धांत है, रुका हुआ सिद्धांत है, इसमें प्रायोगिक मान्यताओं को नहीं लिया गया है। कोई भी अर्थव्यवस्था गतिशील है, लेबर सस्ता हो रहा है, लेबर महंगा हो रहा है, यदि लेबर की मांग की जा रही है तो लेबर पैदा भी हो रहे हैं, लेबर की पूर्ति भी बढ़ेगी, कैपिटल की भी पूर्ति बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, टेक्नोलॉजी एक समान नहीं होती है विभिन्न देशों में। टेक्नोलॉजी हमेशा टेक्नोलॉजी हमेशा परिवर्तित होती रहती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, फिर लेबर सस्ते हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।